अगर आप बोले कि मानव जनन चैप्टर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसमें से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो उसमें से एक आता है शुक्राणु। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है शुक्राणु। इससे क्वेश्चन हर साल एग्जाम से में आते हैं क्लास 12 के। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपका पूरा कंसेप्ट जो है शुक्राणु का क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शुक्राणु के स्ट्रक्चर से ही। ठीक है, आपको अगर इसका बेसिक पता हो जाएगा तो आपको आगे समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं शुक्राणु का स्ट्रक्चर। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, तो वो उसका आता है हेड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिर। फिर दूसरा पार्ट आता है उसका ये मध्य भाग, और तीसरा पार्ट आता है उसका पूंछ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सिर के बारे में, तो सिर में सबसे ऊपर जो होता है एक जो होता है एक्रोसोम होता है। और ये जो एक्रोसोम होता है ये क्या करता है कि एग को फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें नाभिक होते हैं। क्या होते हैं? नाभिक होते हैं, और साथ में इसमें डीएनए भी मौजूद होते हैं। यहाँ पर बीच में होता है सेंट्रियोल। ये बहुत ही डीपली स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं आपको नीचे दिखाऊंगी जो कि सिंपल स्ट्रक्चर होगा जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। ओके, और बीच भाग में होता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे एनर्जी मिलता है और जिससे शुक्राणु जो होता है मूव कर पाता है। उसके बाद आता है नीचे वाले पार्ट्स में आते हैं उसके कौन से फ्लैजिला। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये पूंछ होते हैं जो कि शुक्राणु को चलने में हेल्प करते हैं। ये है इसका सिंपल स्ट्रक्चर शुक्राणु का। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये होता है हेड, फिर मध्य भाग और फिर होता है उसका पूंछ। ठीक है, ये जो हेड होता है उसका एक्रोसोम से बना होता है। फिर बीच में नाभिक होता है, यहाँ पे सेंट्रियोल होता है इसके गर्दन के पास, और बीच में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ये होता है उसका पूंछ। ये होता है सिंपल स्ट्रक्चर। आपको ये एग्जाम में बना के आने हैं अगर ये आता है शुक्राणु तो। ठीक है, किस प्रकार से शुक्राणु को हमें लिखना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्राणु की संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि ये अगुणित होता है। ठीक है, ये अगुणित नर युग्मक है। ठीक है, साथ ही संपूर्ण शुक्राणु कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पर्म। स्पर्म जो होता है वो पूरे 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, लेकिन मेनली उसका 3 पार्ट्स ही होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है हेड, दूसरा होता है मध्यखंड, और तीसरा होता है टेल यानी कि पूंछ। ये नेक भी होता है लेकिन इतना मतलब वो नहीं है, मेनली 3 होते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं हर एक पार्ट्स के काम। उसके बाद हम देखेंगे थियरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हेड में एक्रोसोम होता है। ठीक है ना, अब एक्रोसोम का काम क्या है, तो ये टोपी के समान संरचना होती है। जो एक्रोसोम होती है वो टोपी के समान होती है, और ये क्या करता है, निषेचन में हेल्प करता है। किसमें? निषेचन में हेल्प करता है। जो एग होता है, मान लीजिए ये एग है, तो ये जो है उसको फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है। ओके, और जो इसमें केंद्रक होता है वो अयुग्मित केंद्रक होता है। कैसा होता है? तो वो केंद्रक जो होता है वो अयुग्मित होता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं नेक की, तो इसमें क्या होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल भी 2 होते हैं, एक तो होते हैं समीपस्थ सेंट्रियोल और एक होते हैं दूरस्थ, यानी कि एक जो समीप होते हैं और जो एक दूर होते हैं। अगर हम बात करें समीपस्थ की, तो समीपस्थ का क्या काम होता है, तो ये निषेचन अंडे में विभाजन प्रारंभ करवाने के लिए उत्तरदायी है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि जब जो एग में जब ये शुक्राणु जो होता है एंटर करता है, तो उससे पहले जो होता है एग में कोई भी विभाजन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही शुक्राणु प्रवेश करता है उसमें, तो उसके बाद ही जो होता है विभाजन प्रारंभ हो जाता है। मतलब कि जो ये जो होता है सेंट्रियोल, ये विभाजन कराने में हेल्प होता है। ठीक है, उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट जो कि मिडिल भाग होता है। ठीक है, इससे स्पर्म को क्या मिलती है? पावर मिलता है, अर्थात कि ये पावर हाउस है स्पर्म का। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना रहे तो स्पर्म जो है मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब बात करें टेल की, तो जो टेल होता है सबसे लंबा भाग होता है। किसका सबसे लंबा भाग होता है? तो जो स्पर्म का सबसे लंबा भाग है वो है टेल। ये स्पर्म को गति कराने में उत्तरदायी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थियरी की। तो ये कुछ इस प्रकार से है। मानव शुक्राणु की संरचना कैसे है, तो सबसे पहले मानव शुक्राणु एक सूक्ष्म और गतिशील नर युग्मक है।
ठीक है। इसका पूरा शरीर प्लाज्मा झिल्ली से क्या होता है, ढका होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने सबसे पहले डायग्राम देखा ताकि आपको सबसे आप जो मैं हम थियोरी पढ़ रहे हैं आप उस चीज़ को अपने माइंड में अच्छे से देख सकें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसके 4 मुख्य भाग होते हैं, 4 भी होते हैं और 3 भी, मेनली 3 होते हैं बट 4 भी होते हैं। पहला होता है शीर्ष भाग यानी कि अग्रपिंडक, जिसको एक्रोसोम जिसमें होता है। तो ये कैसे काम करता है, यह आगे की तरफ टोपी जैसी संरचना होती है। इसमें मौजूद एंजाइम्स जो होते हैं अंडाणु को भेदने में मदद करते हैं। और शीर्ष भाग में ही आता है न्यूक्लियस। इसमें पिता का आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीएनए और गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। अब दूसरा आता है नेक यानी कि ग्रीवा। यह शीर्ष और मध्य भाग को जोड़ने वाला सबसे छोटा हिस्सा है। ठीक है। इसमें कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक तारक केंद्र यानी कि सेंट्रीयोल्स होते हैं। तीसरा आता है मध्य भाग यानी कि मिडिल पीस। इस भाग में अत्यधिक मात्रा में सूत्रकणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यह पुंछ को गति कराने में यानी कि उनको ऊर्जा देने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब आता है सबसे लास्ट पार्ट जो कि है टेल यानी कि पूंछ। यह शुक्राणु का सबसे लंबा भाग है। यह पूंछ को हिलाकर शुक्राणु को मादा जनन मार्ग में आगे तैरने की शक्ति देती है। तो आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा। 2 टॉपिक जो कि है शुक्र जनन और दूसरा है अंड जनन, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जरूर देखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।